खाद्य महंगाई को कम करने के लिए सरकार की तरफ से गेहूं और चने के आयात पर इंपोर्ट शुल्क घटाया जा सकता है। घरेलू स्तर पर गेहूं और चने की सप्लाई को बढ़ाने के लिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर सकती है। फिलहाल गेहूं के आयात पर 40% की ड्यूटी लगती है और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होने वाले चने पर 66% शुल्क और रूस से इंपोर्ट होने वाले काबुली चने पर 40% टैक्स लगता है। केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक में आ रही लगातार गिरावट को ध्यान में रखते हुए सरकार अगले रबी मार्केटिंग सीजन में 2024-25 के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद को बढ़ा सकती है। सरकारी एजेंसी ऐसे राज्यों में गेहूं की खरीद बढ़ा सकते हैं जहां अभी तक ज़्यादा खरीद नहीं होती है। बिहार और उत्तर प्रदेश में सरकार की गेहूं खरीद बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, खाद्य महंगाई है, अगले सीजन में केंद्रीय पूल में ज़्यादा स्टॉक आ सके इसके लिए दो काम हो सकते हैं। पहला, इंपोर्ट की नौबत आने की स्थिति बन रही है, इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाने की बात चल रही है। और दूसरा, जहां खरीद नहीं होती है वहां भी ज़्यादा कांटे लगाओ, ज़्यादा किसानों को प्रोत्साहित करो जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं आपको बेच सकें। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हो सकते हैं। सर, क्या इंपोर्ट की नौबत आएगी? लग तो रहा है। हमने जो आंकड़े में बता रहे हैं और खाद्य महंगाई को लेकर सरकार के भीतर भी काफ़ी सक्रियता है। रिजर्व बैंक के लिए तो कम से कम अब फिलहाल ये लड़ाई लंबी दिख रही। ऐसी स्थिति में इंपोर्ट के जरिए बाजार को में सेंटिमेंट बदलने की कोशिश तो की जा सकती है, पर इस स्थिति में आयात कितना आसान और सहज होगा और कितना सस्ता होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पूरी दुनिया में गेहूँ की कीमतें ऊपर हैं, अनाजों की कीमतें ऊपर हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए भी ये साल 2023 का साल और 2024 का भी साल अच्छा नहीं रहने वाला है। इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर सरकार कम से कम बाजार में ये संकेत तो दे ही सकती है कि आयात सस्ता किया जाएगा, पर सस्ता आयात असर करेगा क्या? दालों की नज़ीर हमारे सामने है। दालों का आयात पिछले एक साल से लगातार हो रहा है, पर दालों की महंगाई 20% से नीचे जाने का नाम नहीं ले रही। दालें सस्ती आने के बाद भी, आयात होने के बाद भी बाजार में कीमतों में कमी नहीं आई है। सर, ये कितनी लंबी चल सकती है महंगाई? काफ़ी जिद्दी सी महंगाई लग रही। भारत की महंगाई में आमतौर पर जो जिद्दी और स्टबर्न महंगाई होती थी ना शुभम, वो मैन्युफैक्चरिंग साइड की महंगाई होती थी। हमें दिखता था कि मैन्युफैक्चरिंग महंगाई में ज़्यादा समस्या है, चुनौतियाँ हैं, क्योंकि वहाँ एक बार लागत बढ़ जाने के बाद कम नहीं होती थी। लेकिन अब खाद्य महंगाई इतनी जटिल हो चुकी है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, अनाजों की महंगाई यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या कम होगी, इसकी संभावना कम दिखाई देती, क्योंकि अनाज के उत्पादन के पीक पर यह महंगाई शुरू हुई थी। जब भारत में अनाज का उत्पादन अपने शिखर पर था, वहाँ से अनाजों की कीमतें बढ़ना शुरू हुई थी। तो अब इस बात की संभावना कमी दिखाई देती है कि अनाज की कीमतों में कोई बड़ी कमी आएगी। सरकार ने एमएसपी में जो बढ़ोतरी की है उसका भी असर हमें आने वाले समय में दिखाई देगा। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि स्पाइसेस, हम इसमें आत्मनिर्भर हैं, पर इसकी महंगाई बढ़ी हुई, इसको ये कैसे कम होगी? क्योंकि बाजार में अब खाने पीने की चीज़ों की कीमतों को बढ़ने का की जो एक्सपेक्टेशंस है, जो अंतर्धारणा है, वो बनी हुई है। इसे थोड़ा और आगे अगर स्ट्रेच करके देखें तो ये सारी चीज़ें भारत के जो तैयार खाद्य उत्पाद हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट है, उसे भी प्रभावित कर रही है। तो ये पूरा फूड बास्केट का सेगमेंट है, जहाँ कच्चे अनाज से लेकर तैयार सामान तक जो आपको बाजार में मिल रहा है, वहाँ तक ये पूरी महंगाई स्प्रेड की हुई दिखाई दे रही है। और शायद इसीलिए रिजर्व बैंक खुलकर अभी ये बिल्कुल नहीं कह पा रहा है कि उसे ब्याज दरों में कमी की प्रक्रिया की शुरुआत कब से करनी होगी, बल्कि आंकड़े तो अब ये भी आ रहे हैं कि 2024 के मध्य तक नहीं, 2024 के अंत तक भारत में ब्याज दरें ऊंची रह सकती हैं, क्योंकि केवल एक अनाज ही नहीं, 2-3 और भी महत्वपूर्ण सेक्टर हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, गारमेंट हैं, एजुकेशन है, इनकी इन्फ्लेशन भी बनी हुई है। और इन्फ्लेशन, सर्विसेज की इन्फ्लेशन तो और ज़्यादा जिद्दी और ज़्यादा स्टबर्न होती है, उसमें कमी आती नहीं दिखाई दे रही है।